अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। वो मिनिमम एंगल जो कि इंक्लाइन प्लेन सरफेस पे बनाता है, जिसके बाद उस पे रखी हुई चीज़ मूव करने लग जाए, तो उस एंगल को आप एंगल ऑफ रिपोज कहते हो। क्या मैंने कहा कि वो मिनिमम एंगल जो कि आपका इंक्लाइन प्लेन सरफेस से बनाए, और वो मिनिमम एंगल होना चाहिए कि जिसके बाद रखी हुई चीज़ मूव करने लग जाए। यानी अगर उस एंगल पे जाओ तो आपकी रखी हुई चीज़ इंक्लाइन प्लेन पे मूव करने लग जाए, उस एंगल को आप एंगल ऑफ रिपोज कहते हो। डेफिनेशन ये लिखी हुई, उसके बारे में ये लिखा हुआ। अब नहीं समझ में आई होगी बात, कोई मसला नहीं है, डायग्राम बनाता हूँ, पूरी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई अगर आपने फ़िज़िक्स के नोट्स नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। उसमें तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हैं जो बुक के अंदर गिवन है। ज़रूर आप हैरान हो गए होंगे कि ऐसे कैसे नोट्स बना लिए जिसमें तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हैं, लेकिन तमाम चैप्टरों के न्यूमेरिकल्स जो कि बुक के पीछे गिवन हैं या जो कि वर्क एग्जाम्पल है, सब सॉल्व हैं। एक बार नोट्स ले लीजिएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। 200 उसके हमने PDF की प्राइस रखी है, ठीक है। तो इजी पैसा नंबर आ रहा है, उसी पे इजी पैसा करके अपना PDF ज़रूर ले लीजिएगा। अच्छा, ज़रा अब यहाँ पर बात करते हैं अपने एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं कि ये एंगल ऑफ रिपोज कहाँ से जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे बनाऊंगा मैं आपके लिए डायग्राम। ये आपके पास क्या आ गया, आपका सरफेस। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो पूरी बात सुनना, यकीन मानो ज़िंदगी भर याद रहेगी बात। सरफेस हो गया ये आपका, ये क्या हो गया, सरफेस। अब आपको पता है सरफेस से अगर कोई चीज़ एंगल बनाए, सरफेस से, आपका सरफेस है, आपने सरफेस से किसी चीज़ से एंगल बना दिया। यानी ये देखो, ये अभी क्या है, आपका सरफेस है, बिल्कुल सरफेस पे रखा हुआ है, लेकिन अब ये एंगल बना रहा है एक, तो अब ये क्या कहलाएगा, इंक्लाइन कहलाएगा। यानी आपके सरफेस से आपने कोई तख्ता या कोई ऐसी चीज़ रख दी जो कि सरफेस से कोई एंगल बना रहा हो, तो उसको बोलते हो आप इंक्लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका इंक्लाइन हो गया, इंक्लाइन हो गया ये आपका, ठीक है। इंक्लाइन का जिक्र यहाँ भी किया गया है, इंक्लाइन। अच्छा, ये इंक्लाइन हो गया। अब इस इंक्लाइन पर आपने रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पे क्या रखा हुआ है आपने, एक ऑब्जेक्ट। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट छोटा सा करके। अब इस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स हो गई आपके पास आपकी वेट, एक फोर्स हो गई आपके पास आपकी वेट की फोर्स हो गई, जो बिल्कुल सीधा आपके पास एक्ट करेगी, ठीक है, जो बिल्कुल आपके पास आपका सीधा एक्ट करेगी, वेट। ये वेट का रिजल्टेंट है। अभी कैसे पता चलेगा मैं बताता हूँ ज़रा। ये आपके पास हो गया आपका नॉर्मल, ये आपके पास हो गया आपका, ये हो गया आपके पास आपका नॉर्मल, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्मल, यहाँ पर इस नॉर्मल को इन्होंने R से लिख दिया, ठीक है। अब वो एंगल इंक्लाइन का आप वो एंगल लो कि जिसके बाद ये ऑब्जेक्ट बस मूव करना शुरू कर दे। यानी देखो, मैंने इसको मैं समझाता हूँ इस तरह से। ये सरफेस है, समझ लो ये सरफेस है मेरा हाथ, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया एक पेन, ठीक है। अब मैं इसको उठाना शुरू करूँगा, मैं इसको यूँ उठाना शुरू करूँगा, तो ये जो मेरा पेन है ये मूव करना शुरू कर देगा। तो वो मिनिमम एंगल कि जिस पर इस पेन ने बस मूव करना शुरू कर दिया था, उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ रिपोज। यानी वो मिनिमम एंगल जो सरफेस से बने, इंक्लाइन प्लेन बनाए, कि जिसके बाद इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट बस मूव करना शुरू कर दे। यानी अगर वो एंगल आप बनाओगे तो आपका ऑब्जेक्ट बस मूव करना शुरू कर देगा, आप उसको बोलते हो एंगल ऑफ रिपोज, याद रखना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम बना लेते हैं कुछ कंपोनेंट्स, क्योंकि इसकी डेरिवेशन भी है। अब ये बिल्कुल ना छोटा सा मैंने बनाया तो इसलिए आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर बन रहा है आपके पास एंगल, यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास एंगल। ये आ गया आपका नॉर्मल, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो परपेंडिकुलर आपका ये वाला पार्ट होगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेना, जूम कर लेना, अच्छी बात समझ आ जाएगी। ये आ गई आपकी क्या, जो चीज़ ये है, यानी ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये बिल्कुल पैरेलल है। थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रही होगी तो मैं इसको थोड़ा सा बेहतर बना दूँ। हाँ, तो ये आपके पास क्या है, F sin थीटा। अब ये sin थीटा कैसे बना मैं बताता हूँ।
और ये है आपके पास W cos थीटा। अब ये cos थीटा और sin थीटा का क्या चक्कर है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। भाई देखो, ये F भी आपके पास MA होता है या MG होता है, और यहाँ पर भी आपके पास एक ये वाला जो हिस्सा है ये आपके पास है W sin थीटा। मैं इसे W क्यों लिख रहा हूँ, कोई वजह है इसीलिए W लिख रहा हूँ। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू भी आ रही होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आप इसको F हटाकर mg भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो भी मोशन होगी वो वेट की वजह से होगी, जो भी फ्रिक्शन होगी उसके अपोजिट आपके पास वेट होगा। तो अब इसको भी W से हटाकर mg लिख लो, क्योंकि W आपको पता है mg के बराबर ही होता है। इसको भी mg कर लो, क्योंकि यहाँ mg लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा यहाँ समझाता हूँ। ये बन रहा है आपके पास एक एंगल, ये क्या बन रहा है आपके पास, एक एंगल। तो एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के क्या साथ आता है, साइन थीटा। तो इसीलिए मैंने इसे लिखा mg साइन थीटा। और बेस, ये वाली जो साइड है वो बेस है, तो इसलिए इसे लिखा mg कॉस थीटा। बात समझ आ गई? थोड़ी डायग्राम मुझे बड़ी बनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने बना दी है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं देख लूँ, हाँ डायग्राम क्लियर है, समझ आ रही होगी। अच्छा, अब देखो ये क्या है आपके पास, फ्रिक्शन। तो इसको मैंने लिख दिया F, लेकिन ये फ्रिक्शन इस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो इसीलिए इसके साथ आएगा नेगेटिव। तो mg साइन थीटा नेगेटिव F, ठीक है। आप बोलोगे सर ma लिखना चाहिए था, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है, तो इसीलिए a लिखने के बजाय g लिखा गया है। अच्छा, अब दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है, ये इक्वेशन आपके पास 1 हो गई। अब आ जाएगी आपके पास इक्वेशन 2, mg cos थीटा। ये वाला आ गया आपके पास, जो कि आपके पास नॉर्मल के बिल्कुल पैरेलल है, नॉर्मल के बिल्कुल एंटी पैरेलल है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, बात समझ आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास आ चुकी है। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को दोनों को डिवाइड कर दो। mg साइन थीटा अपॉन mg कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस आर। ये वाला माइनस इस माइनस को तो कैंसिल करने की पूरी सलाहियत रखता है, ये वाला mg इस वाले mg को भी कैंसिल करने की सलाहियत रखता है। तो mg साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एफ अपॉन आर। mg कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मेरी यहाँ पर बात सुनो। हेयर आपको अच्छी तरीके से पता है कि टेन थीटा इक्वल टू रेशो इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ये चीज़ आपने पढ़ी है ना। टेन थीटा किसका रेशो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर पे जो एंगल बन रहा है वो साइन, और बेस पे जो एंगल बन रहा है वो कॉस। तो मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह टेन थीटा पुट कर दूंगा, तो ये हो गया मेरा एफ अपॉन आर। अच्छा, अब आप पीछे ये बात बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो कि टेन थीटा आपके पास बराबर होता है म्यू के, है ना। टेन थीटा आपके पास म्यू के बराबर होता है, तो मैं टेन थीटा की जगह रिप्लेस कर दूंगा म्यू। तो म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर। ये आ गया आपका एंगल ऑफ ये आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हो आप, म्यू को यहाँ लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोएफिशिएंट, अच्छा कोएफिशिएंट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो रही है, कोएफिशिएंट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। कोएफिशिएंट CIENT, ठीक है। ये आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ एक और आई आएगा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज समझ में आ गया। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आपने उम्मीद है समझ लिया होगा। इसे हमने थीटा बनाया था और थीटा को ही आगे ले जाकर हमने रिप्लेस किया है।
और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, मैंने यहाँ टेन थीटा लिखा है, आप चाहो तो टेन थीटा टेन अल्फ़ा के ही बराबर होता है, क्योंकि हम यहाँ पे चाहें तो टेन थीटा ले लें या चाहें तो टेन अल्फ़ा ले लें, और स्मॉल में 10 लिखो या कैपिटल में 10 लिखो, एक ही बात है भाई, अलग अलग चीज़ नहीं है ये, स्मॉल और कैपिटल से कोई तब्दीली नहीं हो जाएगी। तो ये हमारे पास था हमारा क्वेश्चन। और एक बात और याद रखना कि अगर ये 10 से 10 कैंसिल कर दोगे तो थीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ही आएगा आपके पास। तो अगर कोई बच्चा अल्फ़ा लगा के सॉल्व करेगा तो भी सही है, थीटा लगा के सॉल्व करेगा तो भी सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ एंगल ऑफ रिपोज भी समझ में आ गया होगा, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो कि आपके पास होता है म्यू, ठीक है, और म्यू इज़ द रेशो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। और डायग्राम मैंने आपको बना के बता दी, जो भी वर्क होगा वो mg sin थीटा की वजह से होगा, और उसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। परपेंडिकुलर मैंने आपको बना के दिखा दिया, ये वाला हिस्सा आपके पास परपेंडिकुलर था जो कि मैंने नीचे लिख दिया, इंक्लाइन मैंने लिख दिया, तमाम चीज़ें मैंने डिटेल में लिख दी। अब आ जाओ ज़रा बुक की क्या डेफिनेशन लिखी थी वो भी पढ़ लेते हैं। एन एंगल ऑफ रिपोज इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल मेड बाय एन इंक्लाइन प्लेन। मिनिमम एंगल आप इंक्लाइन प्लेन पे बनाओ विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस such that an object placed on the inclined surface just begin to slide। और ये वो एंगल होगा कि जो कि आप इंक्लाइन प्लेन से सरफेस पे बनाओगे, जिसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है बस जस्ट मूव करना शुरू कर देगा। यानी आपने एक पट्टा या पतरा सरफेस पे रखा और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब आपने एंगल बनाना शुरू किया, वो एंगल, ये देखो, ये एंगल जो था मेरा एंगल ऑफ रिपोज था, क्योंकि ये एंगल बनने के बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो स्लाइड कर गया या गिर गया। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। बहुत डिटेल में जाके मैंने इसे समझाया, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। यहाँ हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, न्यूमेरिकल्स। तो वो वीडियो बहुत ज़रूरी होगी, इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद